Hello aspirants of UGC NET English Literature and my future assistant professor. Welcome back to Annis English Academy. Let's talk about or start our study with the Frankfurt School. Now accordingly, updated syllabus I will teach you in this video और each and every point मैं आपको clear कराऊंगी so that if the statement comes again you can easily or quickly answer, right? So if you are new to my channel, don't forget to subscribe if you really want update yourself regarding UGC NET English December examination preparation. And guys, you will have to like the video too, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मुझे अच्छा सा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्रिएट होता है, जिससे कि मैं न्यू वीडियोस अकॉर्डिंगली अपडेटेड सिलेबस आपके लिए लेकर आती हूँ. सो सिर्फ आपने लाइक करना होता है. इट गिव्स मी अलॉट ट्रूली. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट हैविंग मच टाइम. सो इन टुडेज वीडियो विद माय नोट्स आई विल टीच यू फ्रैंकफर्ट स्कूल द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. टोटली 30 बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज बताने वाली हूँ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, राइट. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल. तो वुड यू लाइक टू हियर द स्टोरी अबाउट द फ्रैंकफर्ट स्कूल. चलिए आज मैं आपको स्टोरी की तरह इसे अच्छे से क्लियर कराती हूँ. वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द न्यू वे अकॉर्डिंगली सिलेबस. सो गाइज, ये जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है, क्या है ये? सो इफ़ आई टॉक अबाउट, चलिए थोड़ा सा हम जर्मनी की तरफ चलते हैं. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी 1920s. वेयर शुड आई राइट? ओके, 1920s के जर्मनी की मैं आपसे बात कर रही हूँ गाइस. जर्मनी के समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो 1920s का पीरियड था, क्या हुआ? जो कंप्लीट यूरोप था इमोशनल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस में था, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म के फेलर होने की वजह से. देखिए, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म ये कोई न्यू विचारधाराएं नहीं है, कोई न्यू थियोरी नहीं है. ये हम लोग हमारे स्कूल लेवल से स्टडी करते आ रहे हैं. सेम एग्जैक्टली वही है. तो जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो क्राइसिस आपका आ गया था, लाइक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, कैपिटलिज्म का फेलर उस समय होने लगा. जो कैपिटलिज्म था कहीं ना कहीं वो फेल होने लगा. और कम्प्लीटली फेल होने के बाद जो आपका मार्क्सिस्ट थियोरी था, जो मार्क्सिज्म था, अपनी डिक्टेटरशिप के कारण, आप डिक्टेटरशिप समझते हैं ना? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है वी आर नॉट रिस्पॉन्स और अकाउंटेबल, राइट. कोई हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकता. मतलब अभी मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ रिकॉर्डिंग वीडियोस में, क्या होता है, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते. आफ्टर वीडियो यू कैन टॉक टू मी. लाइव स्ट्रीम में क्या होता है, हम लोग बात कर सकते हैं. तो डिक्टेटरशिप का यहाँ पे मीनिंग वही है, क्योंकि जो मार्क्सिज्म था आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप. तो अभी उसका जो रीज़न बना, तो लोगों ने, जो कुछ इंटेलेक्चुअल थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, दे डिसाइडेड व्हाई नॉट वी स्टार्ट मार्क्सिज्म विद द न्यू मोड ऑफ लाइफ, राइट. तो उन्होंने स्टार्ट किया, क्यों ना हम कुछ ऐसे चेंजेस करें और एक न्यू वे में अपने मार्क्सिज्म को लेकर आए. तो गाइज, यहीं से आपका 1923 द ईयर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1923 इन जर्मनी. सो यहीं से फ्रेंड्स आपका 1923 में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च फाउंड हुआ, राइट. और जो आपका फ्रैंकफर्ट में हुआ था, फ्रैंकफर्ट कहाँ है? वो जर्मनी में है. नाउ जर्मनी, एंड जर्मनी में आपका क्या है? ऑफ कोर्स फ्रैंकफर्ट. तो यहाँ पे इस स्कूल को, बेस नॉट स्कूल एक्चुअली, दैट फाउंडेड. ओके, अभी गौथी यूनिवर्सिटी का नाम था. आई एम जस्ट राइटिंग हियर द यूनिवर्सिटी व्हेन इट वाज GOETHE, राइट. सो गोथी यूनिवर्सिटी के अंडर में बेसिकली ये जो आपका इंस्टीट्यूट था फाउंड किया गया फॉर सोशल रिसर्च 1923. अभी ये जो इंस्टीट्यूट था फ्रेंड्स, यही बाद में फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से फेमस हो गया. नाउ यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड व्हाई इट जस्ट हैपन, और वो कौन से रीजंस थे बाय विच दिस एक्चुअली एमर्ज और इट फाउंडेड, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस. अभी फर्स्ट डायरेक्टर जो थे आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के, चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको पहले बता देती हूँ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च. येस, दिस इज़ राइट, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और स्टेटमेंट्स में आपको सेम इसी तरीके से स्टेटमेंट्स मिलता है. दैट्स वाई आई प्रिपेयर नोट्स जस्ट लाइक इन सेम मैनर, राइट. These are my own notes, you will not get anywhere, so please keep in your mind. क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं. तो गाइज मैं आपको बता दूँ, ये मेरे खुद के नोट्स हैं दैट आई प्रिपेयर्ड फर्स्ट फॉर यू ऑल, राइट. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका.
द स्कूल इज एसोसिएटेड विथ क्रिटिकल थियोरी. येस ऑफ कोर्स, ये जो आपका स्कूल है ये एसोसिएटेड है क्रिटिकल थियोरी, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म. और मार्क्सिज्म में भी आपका मॉडर्नाइजेशन की बात करता है द फ्रैंकफर्ट स्कूल, राइट. चलिए, पॉइंट नंबर 4, होप आपको क्लियर हो रहा होगा वट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल. The 4th point, it modernized and humanized Marxist thought and gave birth to critical theory, which influenced media theory, cultural criticism, etc. Now, what is this? What in this point? So now let me clear. तो गाइस, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है तो उसके लिए आपने स्टोरी मेरे से फिर से सुनना पड़ेगा रिगार्डिंग कार्ल ग्रनबर्ग. कार्ल ग्रनबर्ग कौन है? ही इज़ द फर्स्ट फाउंडर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल इन 1923. अब ये जो कार्ल ग्रनबर्ग थे ये एक आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, राइट. अच्छा, इन्होंने ये जो इंस्टीट्यूट था आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल, इन्होंने इसमें फोकस क्या किया? इन्होंने सबसे पहले फोकस बनाया क्लासिकल मार्क्सिज्म को और इकोनॉमी हिस्ट्री को. आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड हिस्टोरिकल, सॉरी, इकोनॉमिकल हिस्ट्री. ठीक है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री. तो दीज 2 पॉइंट्स जिस पर आपके कार्ल ग्रनबर्ग ने फोकस किया जब ये आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल बना, तो फिर क्या हुआ? तो गाइज, इनका जो वर्क था, ही फोकस ऑन क्लासिकल मार्क्सिज्म और इकोनॉमी हिस्ट्री. तो इससे क्या मतलब रिजल्ट निकला? द रिजल्ट वॉज दैट जो सोसाइटी था और जो सोसाइटी का कल्चरल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था वो तो टच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दे जस्ट टॉक अबाउट ओनली क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड इकोनॉमी हिस्ट्री. सो सिर्फ क्लासिकल और इकोनॉमी को स्टडी करने से आप एक सोशल, और आप बोल सकते हो एक सोशल रिसर्च को कंप्लीट वे में एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वाई ये बहुत फीका सा पड़ गया और अचानक से आपके ये जो कार्ल ग्रनबर्ग थे इनका जो तबीयत था इट वाज बैड कंडीशन. तो दैट्स वाई इन्होंने क्विट कर दिया और आपके इन प्लेस ऑफ कार्ल ग्रनबर्ग आए मार्क्स हॉर्खेमर. सेम एज द वे जैसे एक बेबी होता है और उसकी मदर होती है, तो वी हैव 2 नेम्स. अगर एक बच्चा है उसको अगर उसने अपने लाइफ में जीना सीखा है तो देखिए, एक तो माँ होती है जिसने उसको जन्म दिया, राइट. एक होती है उसकी टीचर. आप उसकी टीचर कह लीजिए, उसकी मासी कह लीजिए, उसकी बुआ कह लीजिए. ये वो इंसान की मैं बात कर रही हूँ जो उस बच्चे को उस जीवन में जीना, रहना, खाना पीना और आगे बढ़ना सिखाती है. तो मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे? द टीचर. देखिए, माँ अपनी जगह पे एक्चुअली है, लेकिन जन्म देने से ज़्यादा बड़ा वो इंसान होता है जो उसको पालता पोसता है. तो सेम यहाँ पर फ्रेंड्स हो रहा है फ्रैंकफर्ट स्कूल में. अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, यू नेवर फॉरगेट, जो आपके कार्ल ग्रनबर्ग थे एग्जैक्टली द मदर हु टुक बर्थ ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, और मार्क्स हॉर्खेमर आपके वो पर्सन थे जिन्होंने आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल को स्टैब्लिश किया इन अ मॉडर्नाइज वे. क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल जो था वो कुछ और मांग रहा था, राइट. सिर्फ ये 2 टॉपिक्स उसके लिए इनफ नहीं थे, राइट, अपडेट करने के लिए. तो क्या हुआ, जो मार्क्स हॉर्खेमर आए 1930, फ्रॉम दी 1930 द ईयर, अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा, मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है. 1930 से आपके मार्क्स हॉर्खेमर आए नई सोच और नए मोड के साथ, टू न्यू थिंग्स एंड टू न्यू मोड के साथ आपके मार्क्स हॉर्खेमर आए इन द फ्रैंकफर्ट स्कूल एज ए डायरेक्टर. ना उन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंगली मार्क्स हॉर्खेमर कि इफ़ यू वांट सोसाइटी, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी, सो यू मस्ट not only think about economy, class or struggle, you must think about the culture, psychology, language, philosophy and media. आपने इन सभी चीज़ को अंडरस्टूड करना पड़ेगा, देन ओनली यू अंडरस्टैंड योर सोसाइटी. क्योंकि सोसाइटी जो होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स हॉर्खेमर नॉट डिपेंड ऑन इकोनॉमी और हिस्टोरिकल, और इकोनॉमी और आपका हिस्टोरिकल एंड व्हाट ही टॉक अबाउट द क्लासिकल. तो इसी पर नहीं चलता जो आपके कार्ल ग्रनबर्ग ने बताया था अकॉर्डिंगली मार्क्स हॉर्खेमर कि जो आपका सोसाइटी है दैट डिपेंड्स ऑन कल्चर of society, psychology, language, philosophy and media. Now these keywords you will have to keep in your mind. Okay, what we have? Culture, psychology, language, philosophy and media. तो इन सभी चीज़ों को we have to understood to
इन प्रॉपर वे में अगर आपने सोसाइटी को समझना है. सो दिस व्यू पॉइंट के साथ आपके हॉर्खेमर आए एंड ही एंटर एज ए डायरेक्टर इन 1930 इन द फ्रैंकफर्ट स्कूल, द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. ओके, सो दिस इज दिस स्टोरी. अच्छा, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा. It modernized and humanized Marxist thought and gave birth to critical theory which influenced media theory, culture criticism, etc. Now you can understand this point. Now let's move on the question, not a question, actually point number 5. This Frankfurt School refers to a group of Marxist scholars, those associated with the goal re-examining Marxism. एज आई टोल्ड यू कि अभी मार्क्सिस्ट थियोरी को री एग्जामाइन करने की ज़रूरत थी. सो दैट्स वाई दे केम विद द गोल और विद द कोर आइडिया ऑफ री एग्जामाइन मार्क्सिस्ट थियोरी विच द स्कॉलर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल. राइट, होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. लेट्स मूव ऑन द अहेड. Now the number 6 we have Horkheimer. Max Horkheimer actually shaped its direction. I have told you. Now the 7 point key thinkers associated with the Frankfurt School are. अभी वो कौन से key thinkers है जो associated है? Number 1 we have Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Jürgen Habermas. Now these associated जो आपके thinkers हैं, key thinkers, you will have to keep in your mind, right? And next number point we have 8. Core idea of this critical theory developed as a reaction against traditional Marxism. Now ये जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल था with the core idea came against traditional Marxism. ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म जो सिर्फ किस पर बात करते थे, एक तो डिक्टेटरशिप पर बेस्ड थे, मतलब नो अकाउंटेबिलिटी, राइट. और सेकंड थिंग जो आपके कार्ल आए थे स्टार्टिंग में, जो आपके कार्ल ग्रैनबर्ग्स आए थे, फर्स्ट जो इनिशियल डायरेक्टर थे आपके, फाउंडेड डायरेक्टर थे आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो वो आपके एक क्लासिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्रिकल स्टोरी पर बेस्ड थे. तो दैट्स वाई ये लोग क्या कर रहे थे, अपना कोर आइडिया किसके लिए लेकर आए थे, ये अगेंस्ट थे, रिएक्ट कर रहे थे अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के. नाउ दीज थिंग्स यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग फ्रैंकफर्ट स्कूल. तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ही नहीं है बस एक, ये आपका एक पूरा क्रिटिकल एक सोशल रिसर्च है दैट यू मस्ट नॉलेज अबाउट. क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ गया इसने स्टूडेंट्स को ये चीज़ साफ कर दी है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल अपने जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उनको स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे, देन वट एवर द फॉर्मेट ऑफ योर एग्जामिनेशन यू कैन ईजिली आंसर. तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है अपने आप को, क्योंकि जब ईजी एग्जाम आता है बच्चे तब भी रोते हैं, जब टफ पेपर आता है बच्चे तब भी रोते हैं, राइट. तो इसका सॉल्यूशन यही है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड वट एवर द पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन यू जस्ट रॉक इन योर एग्जामिनेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द फर्स्ट फाउंडेड बाय कार्ल ग्रैनबर्ग. मैंने आपको इनका स्टोरी बता दिया. 1923 सक्सीडेड बाय मार्क्स हॉर्खेमर, राइट. 1930s. तो ये आपकी मदर हो गई जिन्होंने जन्म दिया था, और ये आपकी वो टीचर हो गई जिन्होंने पढ़ाया लिखाया खिलाया, राइट, और जीना सिखाया. तो हॉर्खेमर वही थे 1930s, राइट. चलिए नंबर 10 वी हैव द फाउंडर इंक्लूडेड मार्क्स हॉर्खेमर, थियोडोर अडोर्नो एंड फ्रेडरिक पोलोक. तो ये वो सभी फाउंडर्स हैं एक्चुअली जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल को स्टैब्लिश करने में, राइट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नाउ द 11 पॉइंट और स्टेटमेंट्स वी हैव मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन दिस क्रिटिकल थियोरी बाय इट्स मेंबर्स, दोज एसोसिएटेड विद इट. सो ऑफकोर्स ये जो आपका मेजर जो भी कॉन्सेप्ट्स होते थे क्रिटिकल थियोरी के, वो आपके किसके थ्रू या फिर किससे एसोसिएटेड होते थे, जो आपके मेंबर्स थे of this particular school, right. Let's move on the question number 12. Cultural industry, the key concept which discussed in this theory associated by Theodor Adorno and Max Horkheimer. अभी क्या होता है, ये जो आपके सारे इसके जो मेंबर्स हैं आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल के, तो इन्होंने अपनी अपनी एक टॉपिक के बारे में बात की थी. लाइक अगर मैं हॉर्खेमर और एडोर्नो की बात करूँ तो दीज टू गाय टॉक्स अबाउट दी कल्चरल इंडस्ट्री. कल्चर इंडस्ट्री पर इन्होंने बात किया था. नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड कल्चरल स्टडी industry associated with Theodor and Max Horkheimer. This also asked many time in your PYQs, right. तो accordingly PYQs मैंने आपके लिए points prepare किए हैं, so please
Just keep in your mind. Now the 13th point, one dimensional man associated with Herbert Marcuse. Now Herbert Marcuse another member of the Frankfurt School, जिन्होंने one dimensional man करके इनका एक टेक्स्ट भी था and he talked about this particular concepts in this. Okay, now the 14th number we have public sphere. पब्लिक स्फेयर एसोसिएटेड विद जर्गन हैबरमस. नाउ पब्लिक स्फेयर की बात, और पब्लिक स्फेयर ये आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टॉक्ड बाय और एसोसिएटेड विद जर्गन हैबरमस. नाउ दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर PYQs. प्लीज कीप इन योर माइंड. इन योर पास्ट पेपर्स में ये सेम क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं. दैट्स व्हाई आई इंक्लूड इन दिस. राइट नाउ द 15 पॉइंट्स, द फ्रैंकफर्ट स्कूल कंबाइंड मार्क्सिज्म विद फ्रूडियन साइको एनालिसिस. तो आपका जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मार्क्सिज्म एंड फ्रूडियन साइको एनालिसिस, क्योंकि दीज टू थिंग्स कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर कर रहे थे जो कॉन्सेप्ट है आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल का, एंड जो आपका एक जो थियरी है, जो सोशल रिसर्च है, इट गिव्स इट कंप्लीट फ्रेमवर्क. दैट्स वाई दे इंक्लूड फ्रूडियन साइको एनालिसिस. नाउ द point number 16, Theodor Adorno and Max Horkheimer co-authored Dialectic of Enlightenment. Now this is the important text that was co-authored by Adorno and Max Horkheimer. These ये text है, I'm talking about Dialectic of Enlightenment associated with the Frankfurt school. So please keep in your mind. Now the 17th question we have, the school critiques mass culture and cultural industry. राइट ये जो स्कूल है ये क्रिटिक्स कर रहे थे कहीं ना कहीं किस पर, मैस कल्चर पर एंड कल्चर इंडस्ट्री पर. राइट फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी. द स्कूल क्रिटिक्स, ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था क्यों क्रिटिक कर रहे थे मास कल्चर और कल्चरल इंडस्ट्री को. देखिए रीज़न क्या था. अभी आप मास कल्चर को क्या समझते हैं, मास कल्चर क्या होता है, एंड कल्चरल इंडस्ट्री. सो मूवीज़, TV शोज़, रेडियो प्रोग्राम, मैगजीन्स, म्यूजिक, एडवर्टाइजमेंट, ये सभी कुछ आपका मैस प्रोडक्शन आता है. राइट, दीज ऑल थिंग्स केम फ्रॉम द मैस प्रोडक्शन. राइट के थ्रू ही हमको ये मिलता है, कंटेंट बनाना पड़ता है बेसिकली. और कल्चरल इंडस्ट्री क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका कॉइन किया गया था टर्म बाय अडोर्नो एंड हॉर्खेमर. दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस पेपर. एंड द कल्चरल इंडस्ट्री, एनलाइटनमेंट एज मैस डिसेप्शन, दिस इज द टेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1944. राइट, जो ये टेक्स्ट है आपका. तो आपने क्या करना है, ये जो सभी चीज़ें थी कहीं ना कहीं ये क्या कर रही थी, जो आपके इकोनॉमिक क्लास थी, मींस जो आपके मतलब कि सिविलियंस थे, जो सोसाइटी थी आपकी, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही थी. तो दैट्स वाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे. क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारा जो समाज होता है, हमारी जो सोसाइटी होती है, व्हेन इट गिव्स इंपॉर्टेंस टूवर्ड्स अ TV शोज़ एंड जो भी आपका फैशनेबल चीज़ है, तो वो हमारे जो अंदर की एक ओरिजिनल क्रिएटिविटी होती है इट एंड्स. हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो करने लग जाते हैं जितना भी कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह हमारे सामने उसको रख दिया जाता है, लाइक TV सीरियल्स, फिल्म्स एंड सॉन्ग्स के थ्रू. तो ये काइंड ऑफ फार्मूला होता है दैट कहीं ना कहीं हमारी ओरिजिनल जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको क्या कर रही है, फिनिश्ड कर रही है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कल्चरल इंडस्ट्री एंड आपके मैस कल्चर की वजह से क्या होता है, जो कल्चरल इंडस्ट्री होती है लोगों को उनकी जो एक एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अलाइनेशन, इन सब से तो उनको हटा देती है एंड उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है. लाइक दे जस्ट ट्राइंग टू देमसेल्फ एंटरटेनमेंट. नाउ टेल मी, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ योर पॉवर्टी एंड आपके पास और अदर आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम है, विल यू गिव इंपॉर्टेंस टू द एंटरटेनमेंट? नो. ये जो मूवीज़ और फिल्म्स आती हैं, क्या ये जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर क्लास होता है, जो पुअर सेक्शन होता है, क्या उनके लिए आती है? नो, दिस इज़ नॉट फॉर दैम. तो क्यों इन चीज़ों के लिए टाइम बर्बाद किया जाए. तो दिस इज़ दी फैक्ट कि ये लोग जो थे आपके जो स्कूल के जो मेंबर्स थे, दोज टॉक अबाउट दी मैस कल्चर एंड कल्चरल इंडस्ट्री. तो कहीं ना कहीं ये स्कूल जो था क्रिटिक कर रहा था इस पर. राइट नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक नंबर और स्टेटमेंट नंबर 18. वॉल्टर बेंजामिन रॉट द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन. तो ये वॉल्टर बेंजामिन का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. अभी आगे मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी. इनफैक्ट आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में बताऊंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और एक्चुअली पॉइंट नंबर 19 वी हैव जर्गन हैबरमस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी टू. जो आपके जर्गन हैबरमस हैं एसोसिएटेड हैं आपके एक तो पब्लिक स्फीयर से, अभी मैंने पीछे आपको बताया, एज वेल आपके communicative rationality. These two things associated with Jürgen Habermas because he contributed to it, right?
Now the point number 20 we have the school was exiled to the USA during the Nazi era. Now this is most important point. Why? Now I'm just make you clear. फ्रेंड्स क्या हुआ था जो आपका नाजी जर्मनी और स्कूल का एग्जाइल कैसे हुआ 1933 द ईयर व्हेन आपके जो हिटलर थे जो अभी भी फेमस है हिटलर की पावर जब हिटलर का पावर आने लगा तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो जितना भी स्कॉलर्स था उनको जर्मनी से दे लेफ्ट फ्रॉम देयर राइट बिकॉज जो आपका फासिज्म था उसने उसके वो अगेंस्ट था जो फॉसिज्म आपका फिलॉसफी था ऑफ हिटलर तो दैट वाज अगेंस्ट टू स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल राइट और मार्क्सिज्म आप बोल सकते हैं कि अगेंस्ट था सो दैट्स वाई दे हैव टू लेफ्ट जर्मनी राइट एंड दैट वाज द रीज़न तो फ्रेंड्स ये जब यहाँ से शिफ्ट हुए जर्मनी से देन दे फर्स्ट जेनेवा सेकेंडली दे वेंट टू जेनेवा के बाद ये मूव हुए आपके पेरिस और पेरिस के बाद फाइनली न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंडर में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च का बेस बनाया गया किस सोशल रिसर्च का बेस बनाया गया फ्रैंकफर्ट स्कूल नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड जर्मनी लेफ्ट किया बिकॉज ऑफ नाजी इरा then they went to Geneva then move on to Paris and then New York so finally New York that was the final destination where they in the Columbia University के अंडर में Institute for Social Research का बेस बनाया गया right now please keep in your mind in right for exam point of view और गाइस ऐसा ही नहीं है ये लोग शिफ्ट हुए तो इनका जो एक जो इनका मतलब कॉन्सेप्ट था वो इम्पैक्ट नहीं हुआ यस जब इनका जगह बदला तो इनका इम्पैक्ट भी बदला उसका क्या इम्पैक्ट हुआ दे इम्पैक्ट टूवर्ड्स अभी जो ये फोकस कर रहे थे यूरोप की प्रॉब्लम्स पर अभी वो शिफ्ट होकर कहाँ हो गई अमेरिकन मैस कल्चर मीडिया एंड कैपिटलिज्म पर स्विच हो गया नाउ ये लोग क्या करने लगे कल्चरल इंडस्ट्री जो कॉन्सेप्ट अभी पीछे हमने पढ़ा था तो नाउ इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा गया जिसमें इसको कंज्यूम किया गया राइट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है कल्चर में लोगों को कंज्यूम कराने के लिए मतलब एक रॉबोट बना रखा है हम लोग एक रॉबोट ही तो हैं रॉबोट किसके हैं हम लोग जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट मिलता है हम उसी चीज़ को फॉलो करने लगते हैं दिस इज़ द मीन्स ऑफ रॉबोट तो कल्चरल इंडस्ट्री ने हमें क्या बना दिया हमें रॉबोट बना दिया वी आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग्स जो हमें दिखाया और हमें बताया जाता है राइट एग्जैक्टली द सेम थिंग्स हैपनिंग हियर राइट चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अभी इसका पॉइंट नंबर 21 एडोर्नो क्रिटिसाइज पॉपुलर म्यूजिक स्टैंडर्डाइजेशन इन कल्चर नाउ द सेम थिंग्स हैपनिंग हियर पॉपुलर म्यूजिक और स्टैंडर्डाइजेशन को कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे आपके एडोर्नो क्रिटिसाइज करते थे नाउ द 22 पॉइंट्स वी हैव क्रिटिकल थियोरी एम्स नॉट जस्ट टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड बट टू चेंज इट जो क्रिटिकल ये थियोरी है आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल जो एक क्रिटिकल थियोरी बिगेस्ट क्रिटिकल थियोरी एक्चुअली इनका एम ये नहीं था कि इंटरप्रेट करना वर्ल्ड को वर्ल्ड क्या है दे जस्ट वॉन्ट टू चेंजेस इन इट क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं दे कैन नॉट इंटरप्रेट क्योंकि अगर मैं हर इंडिविजुअल की आपसे बात करूँगी दे आर डिफर टू ईच अदर नाउ हाउ कैन यू इंटरप्रेट द वर्ल्ड that's why they try to change it okay now the 23 points we have here are important texts associated this critical theory you need to study now अभी मैं आपको कुछ critical और text बताऊंगी जो associated है आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल से now this question also can be asked or have been asked in your examination in past papers कि वो कौन से text हैं associated हैं आपके which critical theory so फ्रैंकफर्ट स्कूल बेसिकली इस क्रिटिकल थियोरी से एसोसिएटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इनफैक्ट रिटन बाय मेंबर्स ऑफ दिस थियोरी फर्स्ट वी हैव डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट 1944 by Horkheimer. Max Horkheimer wrote this. The work of art in the age of mechanical reproduction, that is 1936 publication. Now the number third we have One Dimensional Man 1964 by Herbert Marcuse. Escape from Freedom. Now this is 1941 by Erich Fromm. And the Theory of Communicative Action 1981 by Jürgen Habermas. And number F we have Negative Dialects 1966 or 70 by Theodor Adorno, right? You please just correct this spelling. Now 24 point we have Frankfurt theories see modern society as irrational and dominated by instrumental reason. Now जो Frankfurt school था, जो Frankfurt theory थी, वो मॉडर्न सोसाइटी को कैसे देखती थी इरेशनल एंड डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंटल रीजन
नाउ दिस ऑल्सो पॉइंट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द स्टोरी जो भी पीछे मैंने आपको बताई रिगार्डिंग जितना भी आपका कंजप्शन था, जितना भी पॉपुलर म्यूजिक स्टैंडर्डाइजेशन, जितना भी आपका कल्चरल जो आपका इंडस्ट्री था और मैस कल्चर था, किस तरीके से इफेक्ट और इम्पैक्ट कर रहा था सिविलियंस को एज वेल द कॉमन पीपल एज वेल द सोसाइटी. सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, राइट? Now, the 25 we have their work was influential in the 1960s students movement. Now, 1960 student movements क्या है ये? तो फ्रेंड्स ये जो आपका 1960s का स्टूडेंट्स मूवमेंट्स है, तो ये बिकॉज ऑफ कोल्ड वार, वियतनाम वार, सिविल राइट्स मूवमेंट, कॉलोनियल कंट्रीज इंडिपेंडेंट की तरफ हो रहे थे जैसे अफ्रीकन और एशिया. तो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस पुट हो रहे थे. अभी जितने भी यंगेस्ट जो थे, यंगेस्ट जनरेशन्स जो थी, अभी वो सिर्फ क्या चाहती थी, वो सिर्फ डिग्री नहीं चाहती थी बट दे वॉन्ट टू चेंज देयर सोसाइटी. अपनी सोसाइटी को वो चेंज करना चाहते थे. दैट्स वाई ये जो स्टूडेंट मूवमेंट्स था ये एमर्ज होने लगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपोजिशन में थे ऑफ वार, क्योंकि इनको लगता था कि वार जो होता है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट सिविलाइजेशन को एंड कर देता है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. सिविल राइट्स एंड इक्वालिटी की बात करने लगे थे, जैसे ब्लैक स्टूडेंट्स ने किस तरीके से रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था अमेरिका में. तो ये सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मूवमेंट को राइज किया. और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग फ्रैंकफर्ट स्कूल से इसका क्या एसोसिएशन है. नाउ फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो आपके मार्क्स हॉर्खेमर थे, इन्होंने वन डायमेंशनल मैन करके वर्क लिखा था आपके मार्क्स हॉर्खेमर ने. नाउ दिस completely touch the heart of students. 1960s के जो स्टूडेंट्स थे उनको completely associated और impact किया. जो आपके मार्क्स हॉर्खेमर का जो वर्क था दैट वाज वन डायमेंशनल मैन. तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट और फ्रेंड्स इनका जो ये टेक्स्ट था इसने कहीं ना कहीं जो आपके स्टूडेंट्स थे, लाइक स्टूडेंट्स ऑफ द 1960s लाइक यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी इस अपने टेक्स्ट में, वन डायमेंशनल मैन जो 1964 में इनका वर्क आया था, कि पीपल टुडे लिव इन फॉल्स फ्रीडम. दे आर कंट्रोल्ड नॉट बाय डिक्टेटर्स बट दे मास मीडिया, जो मास मीडिया होती है वो उन्हें कंट्रोल कर रही है. कंज्यूमर गुड्स एंड कंफर्ट उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, not the dictatorship. So now this line is really touched the 1960 students और उनको समझ आने लगा कि किस तरीके से जो हमारा आज का लोग है they live in false freedom, वो false freedom में रह रहे हैं. लाइक पहले हम लोग अंडर थे. मैं आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियंस ओनली. मैं अभी यहाँ पर आपको जर्मनी, यूरोप, ये जितना भी फ्रांस है, जितना भी यहाँ का पॉपुलेशन था, किस तरीके से अंडर था कहीं ना कहीं जो मतलब कि फॉल्स फ्रीडम के अंडर में था. लाइक वो एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, जितना भी न्यू थिंग्स आपकी लॉन्च हो रही थी कहीं ना कहीं उसके कंज्यूमर करने के चक्कर में लोग लगे हुए थे, और वो किस तरीके से इनकी फ्रीडम को ख़त्म कर रहा था. तो उस चीज़ को स्टूडेंट्स ने रियलाइज़ किया, राइट. सो गाइज इसका एसोसिएशन वहीं से है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 26 Habermas is considered part of the second generation of the Frankfurt School. This is the factual information. Now 27, the Frankfurt School remains a key components of cultural and critical theory syllabi in UGC NET. ये आपका एक्चुअली सिलेबस लिखा है. एंड मैं आपको बता दूँ फ्रैंकफर्ट स्कूल अभी भी की कंपोनेंट्स कंसीडर किया जाता है आपकी कल्चरल एंड क्रिटिकल थियोरी के रिगार्डिंग, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें, राइट, क्योंकि ये पूछा जाता है. एंड 28 नंबर पॉइंट्स वी हैव दिस फ्रैंकफर्ट स्कूल इंपॉर्टेंट फॉर हर बिकॉज फॉर नेट. ये नेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स स्पेशली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म. तो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को कॉन्टेक्स्ट बना के उसके क्या क्या बैकड्रॉप्स थे, कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्रिटिकल थियोरी है, ये जो आपकी सोशल थियोरी है, स्टडी कर रही है, एनालाइज कर रही है सोशल कल्चर को, politics तो especially I'm talking about the capitalism. So that's why this is important for your UGC NET English examination point of view, right? That's why examiner focus this particular topic. It criticized capitalism as regard its impact on culture, social relations and individual कंसाइंसनेस. अभी पीछे भी मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करता है, तो वही सेम है आपका, बट इन अदर वे में इसको फॉर्मेट किया गया है पॉइंट्स को. नाउ द 30 एंड लास्ट वन पॉइंट वी हैव कॉन्सेप्ट जो है आपका डिस्कस्ड इन दिस थियोरी कल्चरल इंडस्ट्री रेफर्स टू
मैस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो जो कल्चरल इंडस्ट्री है, अभी पीछे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि कहीं ना कहीं ये एसोसिएटेड है आपके, और किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा है, रेफर कर रहा है मास मीडिया लाइक टीवी, आपके शोज़ हो गए, किस तरीके से आपकी जो न्यू फैशनेबल थिंग्स हो गई, इंसान की जो पीपल हैं उनका जो एक फ्रीडम है उसको किस तरीके से कम किए जा रही है, एक फेक फ्रीडम में जीना सिखा रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो यहाँ मैंने आपको 30 पॉइंट्स बता दिए ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। होप आपको कंप्लीट फ्रैंकफर्ट स्कूल अंडरस्टूड हो गया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू सेकेंड, अभी टाइम है आपका स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का। आफ्टर क्लियर योर पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स ऑफ ईच टॉपिक। इसी तरीके से आपने अपनी स्टडी करनी है दिसंबर के एग्जामिनेशन के लिए। अभी आपने पॉइंट्स ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक आपको नॉलेज दी है रिगार्डिंग फ्रैंकफर्ट स्कूल। अभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसका मैंने अनदर फाइल आपके लिए प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन फ्रैंकफर्ट स्कूल। आई एम जस्ट शोइंग यू। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपने स्टेटमेंट्स ये तो मैंने फेमिनिज्म पर बेस्ड आपके स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए 100, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको वो सभी टॉपिक्स क्लियर कराने वाली हूँ जितने भी आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमें अपडेटेड सिलेबस चलना है, पीछे से नहीं चलना है, वेदर यू आर न्यू स्टूडेंट्स और वेदर यू अटेम्प्ट सेकेंड और थ्राइस, राइट। तो देखिए, ये तो फेमिनिज्म के स्टेटमेंट, जैसे आपसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम 1 बाय 1 करके अच्छे से गो थ्रू करेंगे। इनफैक्ट हम उन्हें डिटेल्ड मैनर में समझेंगे। सो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगी फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए दैट इन माई फाइल। सो in this video now I end my video friends. Hope आपको the way I discuss in today's video will really help you in your basic concept building, right? अगर आप ये complete notes चाहते हैं, you need to get these notes। so जो भी मेरे चैनल के मेंबर्स हैं मैं उनको ये पिन कर दूंगी एक शॉर्ट वीडियो डालकर। सो प्लीज़ आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये सभी जितना भी मैं आपको रिटन नोट्स की हेल्प से पढ़ाऊंगी, अगर आप उन सभी नोट्स को एज ए PDF फॉर्म अगर आप चाहते हैं, सो प्लीज़ जस्ट ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माई चैनल। दिस इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, ओनली एट रुपीज़ आई थिंक। जो आप एक चॉकलेट खरीदते हैं उसी के प्राइस में है, आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ जस्ट डोंट वरी, ओनली वंस यू विल हैव टू पे इन अ मंथ, और एक मंथ में आपको इतने सारे नोट्स मिल जाएंगे, यू जस्ट नेवर बिलीव इट। ओके, नाउ आई जस्ट एंड माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।